नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। भोपाल में बिना अनुमति के संचालित हो रही बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब होने की सूचना मिली थी। वहीं जब बच्चियों का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया तो इनमें सिर्फ 12 बच्चियां अपने घर पर पाई गई हैं। ऐसे में अब अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल में सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। बताया जा रहा था कि बाल गृह से करीब 26 लड़कियां गायब है। दरअसल कुछ दिन पहले राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और अन्य सदस्यों ने भोपाल के तारा सेवनिया में संयुक्त रूप से एक अवैध संचालित बाल गृह का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण में पाया गया कि बाल गृह न तो पंजीकृत है और न ही इसे मान्यता प्राप्त है। साथ ही यहां पर जो बच्चियां रेस्क्यू करके लाई गई हैं, उनकी सूचना भी CWC को नहीं दी गई है। साथ ही इस पूरे मामले में अन्य शासकीय प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया था। ये पूरा मामला सामने आने के बाद आयोग द्वारा संस्था के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं आयोग के निरीक्षण के दौरान बाल गृह उपस्थित मिली 41 बच्चियों को अब प्रशासन द्वारा पंजीकृत बाल गृह में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ बच्चियों के फॉर्म वहां पर मिले हैं, लेकिन बच्चियां वहां पर उपस्थित नहीं मिली। इन लापता बच्चियों के बारे में पूछे जाने पर संस्था द्वारा बताया गया कि बच्चियां अपने घर वापस चली गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा वेरीफाई कराया जा रहा है। अभी तक 12 बच्चियां अपने घरों पर मौजूद मिली हैं, जबकि शेष बच्चियों का भी पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अतः बालिकाओं के गायब हो जाने की जानकारी सही नहीं पाई गई है। अब इस पूरे मामले में पाई गई लापरवाही पर एक्शन भी लिया गया है। CDPO ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, CDPO कोमल उपाध्याय और सुपरवाइजर मंजुषा राज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी और सहायक संचालक महिला बाल विकास रामगोपाल यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि यह मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर भी निशाना साधा था। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि जब जब भाजपा की सरकार रहती है, इस तरह के अवैध बाल संरक्षण गृह तेजी से उभरते हैं। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और इस तरह से जो अवैध रूप से संचालित बाल गृह हैं, उन पर कार्रवाई शायद नहीं हो रही थी। यही वजह है कि इन बालिका छात्रावासों में इस तरह की जो गतिविधियां देखने को मिली हैं। ये आंचल का पूरा मामला है, जहां पर जो बच्चियां हैं वो नदारत मिली हैं और जो बच्चियां रेस्क्यू करके लाई गई थी उनकी कोई भी डिटेल्स नहीं भेजी गई थी। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर सजग हुई है, जांच की जा रही है। कई बच्चियां घर पे मिली हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये सब कुछ गोरख धंधा कब से चल रहा था किसी को पता नहीं है। ये कांचल बाल गृह नहीं है, सिर्फ और भी कई मामले सामने आते रहे और कई ऐसे बाल गृह भी पाए गए हैं जहां पर बच्चों की कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से ये आंचल का पूरा मामला आया है सामने, तो क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बात करें तो राजधानी भोपाल के ही बैरागढ़ में एक ऐसा ही मामला आया था, जहां क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल था और यहाँ पर भी धर्म परिवर्तन जैसे मामले सामने आए थे। और उस दौरान देखा गया था कि जो फादर होते हैं वो बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देते हैं जिससे बच्चे अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में विश्वास करते हैं। तो ऐसा ही मामले पहले भी कई बार, यहाँ भोपाल की बात नहीं कर रहे, ऐसे अनेकों जगह इस तरीके के मामले आए हैं जहाँ जहाँ मिशनरी स्कूल है, उन स्कूलों में इस तरीके के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों ने कई बार आपत्ति लगाई है। तो इस तरीके के मामले आए हैं पहले भी, और अब एक बार फिर से इसी तरीके का मामला निकल कर आया है। और जब स्कूल की जांच की जाती है तो इस तरीके के मामले सामने आ जाते हैं। जी विवेक, ये ठीक है, ये धर्म परिवर्तन का मामला आया है। इससे पहले भी कई मामले आए हैं जब किसी कर्मचारी के द्वारा किसी बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया है। कहीं कोई बच्ची, ग्वालियर में हमने एक सुना था मामला जिसमें बच्ची को प्रेग्नेंट हो गई थी, वो किशोरी थी। फिर भी ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जहां पर ये बाल गृह में अनैतिक गतिविधियां चलती हैं, बच्चों की डिटेल्स पुलिस तक नहीं पहुंचाई जाती, कितने हैं, कहां से रेस्क्यू किए गए, रेस्क्यू करते हैं और अपने पास रख लेते हैं, किस तरह किस हाल में उन्हें रखा जा रहा है, कोई डिटेल्स मुहैया नहीं कराई जाती है प्रशासन को, और ये अवैध रूप से संचालित होते रहता है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का मामला जो है तारा सेवनिया में सामने आया है, जब एक लड़की ने इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर पर
1098 पर कॉल करके सूचना दी है कि इस तरीके से जो हमारी संस्था है या एनजीओ है जो इस तरीके की जो पढ़ाई करा रही है। सबसे बड़ी बात करें कि लड्डू गोपाल जी का एक मामला आया था कि उन्होंने कहा है कि लड्डू गोपाल जी की जो प्रतिमा है उसे आप विसर्जन कर दीजिए। तो उसके बाद धीरे धीरे जब पूरी जानकारी ली जा रही है, अभी जितने भी वहाँ बच्चे थे 68 बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे में लगभग 27 बच्चे जो हैं उनकी जो शिनाख्त हो गई है और अब उनके भी बयान लिए जा रहे हैं कि हाँ किस तरीके की बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही थी। हालांकि अभी तक जो चीजें निकल कर आई कि जो सुबह बच्चों से प्रार्थना कराई जा रही थी तो वो यीशु की प्रार्थना उनसे कराई जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये मामला है कि जब मिशनरी स्कूल जो होते हैं और उन्हीं स्कूलों में बच्चों को जब पढ़ाई कराई जाए या सुबह प्रार्थना जो होती है तो कहीं ना कहीं यीशु धर्म से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जुड़ा होता है। तो ऐसा पहला ही मामला नहीं है जो राजधानी भोपाल में आए। इस तरीके के मामले जितने भी क्रिश्चियन स्कूल है उन क्रिश्चियन स्कूलों में देखा गया है कि कलावा पहन के नहीं आ सकते आप लोग, या हाथ में किसी तरीके का धागा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जो खिलाफ वो जाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में तिलक लगाकर आप लोग स्कूल नहीं पहुंच सकते। इस पे बजरंग दल ने भी कई बार इस तरीके के मामले उठाए हैं। हालांकि प्रशासन इस पे कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करता है, केवल खाना पूर्ति के बल पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ी से बड़ी या सख्त कार्रवाई इन पर की जाए तो शायद इस तरीके के मामले सामने नहीं आएंगे। विवेक, क्रिश्चियन स्कूल की ये जितने भी जिस तरह से ये बाल संप्रेषित गृह हैं, छात्रावास हैं या फिर जो रेस्क्यू करके बच्चे लाए जाते हैं, उन्हें किसी भी रूप में कोई भी नाम हम दे दें, कोई एनजीओ के द्वारा खुले हुए हैं, कोई सरकार से पैसा ले रहा है एनजीओ के नाम पर और इन्हें रख रहा है, कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पैसा अर्जित कर रहा है इस जरिए इसके, लेकिन क्या कभी इनकी डिटेल्स की जाती है? कोई एनजीओ, कोई तो संस्था बाल गृह की जो नियम क्या है, कितनी बालिकाएं या बालक आए हैं, कितने साल के हैं, कैसे रेस्क्यू किए गए, क्या उनके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की गई है, क्या उन्हें खाना दिया जा रहा है, क्या उनका मेन्यू है? ये कभी कोई जांच का विषय होता है कि जब कोई बड़ा मामला सामने आता है, कहीं कोई बच्ची भाग जाती है, किसी के साथ रेप हो जाता है, कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, कहीं धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तभी इस मामले ऐसे उजागर होते हैं, अन्यथा दबी जुबान में चलते रहता सब कुछ? इस तरीके के जो जांच करने के लिए हम बात करें तो बाल आयोग है और बाल आयोग ने भी एक टोल फ्री नंबर जारी करके रखे हैं ताकि कोई किसी तरीके की परेशानी बच्चों को हो तो उस पर वो शिकायत करके दर्ज करा सकते। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की हम बात करें तो इस तरह की कर्मचारी कोई स्पेशल कर्मचारी नहीं है। किस तरीके के जो बच्चों हैं उनको बच्चे के लिए किस तरीके की वहाँ पढ़ाई की जा रही है या उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर अभी तक किसी भी तरीके की सरकारी दफ्तर में या डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है कि प्रॉपर इन तरीकों की जांच हो सके। लेकिन समय पे जब बड़े खुलासे होते हैं तो कई सामने अधिकारी आते हैं। ऐसे में बात करें कि जिला प्रशासन के अधिकारी इस तरीके की जो कार्रवाई होती है उन कार्रवाइयों को करता है। सबसे पहली बात करें तो बिल्डिंग की परमिशन कहाँ से है, मतलब जमीन से जुड़ी हुई बात ही की जाती है। लेकिन बच्चों के हित के लिए अगर कोई एनजीओ सामने आता है सरकार उसे योगदान देती है और फंडिंग कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर जांच नहीं हो पाती है और कागज जो पर ही पूरा सिस्टम बनाकर सरकार को सामने दे दिया जाता है कि हमारे पास 100 बच्चे हैं, इनको हम निःशुल्क शिक्षा या पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ण रूप से जांच नहीं हो पाती है। तो इस तरीके के मामले सामने निकल कर आते हैं तो इसमें देखा है कि कहीं ईसाई धर्म के लोग हैं, इनको इंडिया के से पैसा नहीं, इनसे बाहर से एक बड़ी फंडिंग इनको होती थी। इस तरीके की बात भी सामने निकल कर आ रही है क्योंकि ईसाई धर्म के लोग ज्यादातर हमने देखा है कि हिंदुओं को रहता है। इसी बात करें तारा सिमनिया वाले मामले को लेकर तो 10 मुस्लिम लड़कियां भी यहाँ पर पहुंची थी और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन कुछ दिन रुकने के बाद इन्होंने यहाँ से वो अपने घर चली गई। जब उनके बयान इस मामले पर लिए गए तो उन्होंने कहा कि वो ईसाई धर्म की बात करते थे और हम लोग मुस्लिम धर्म से हैं। तो इस तरीके से कहीं जब पूरा मामला समझ आया तो इस मामले को फिर से उजागर किया गया। अब ले दें कि सभी जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के बयान लगातार लिए जा रहे हैं, उन बच्चों के बयान को वेरीफाई किया जाएगा और फिर ही पूरे जो मामला है वो कोर्ट में पहुंचेगा और कोर्ट के आधार पर ही क्या ये पूरा मामला निकल कर आता है और मजिस्ट्रेट इस मामले को कहां तक संज्ञान में लेते हैं। हालांकि सरकार जरूर एक्शन में नजर आ रही है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए 2 से 3 लोगों को सस्पेंड करने की बात भी कही है, लेकिन अभी भी मामला पूरा सरकार के संज्ञान में है और अभी जांच चल रही है। विवेक, पूरे भोपाल की अगर बात करें तो क्या बाल आयोग या फिर महिला
विभाग या फिर पुलिस प्रशासन, इनके पास कोई डिटेल है कि कितने ये संचालित हो रहे हैं, कहाँ कहाँ संचालित हो रहे हैं, कितने बच्चे इनके पास हैं? देखिए, बिल्कुल हम बता दें कि जो हॉस्टल है, हॉस्टल के रूप में ये लोग संचालित करते हैं। हालांकि स्कूल की इनको परमिशन होती है कि ये स्कूल है और यहाँ पर इस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं या गरीब तरीके के बच्चे यहाँ आते हैं, उन बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन इस तरीके के पीछे की तरफ एक नई बिल्डिंग बनाकर वो हॉस्टल संचालित कर देते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो आ जाता है। लेकिन सरकार के पास इसकी डिटेल नहीं होती, क्योंकि सरकार ने जो परमिशन दी थी आपको केवल स्कूल चलाने के लिए दी थी, उसके अंदर आप हॉस्टल खोल के बच्चों को रखकर किस तरीके की पढ़ाई कराई जाती है कि सरकार के पास आंकड़े नहीं आते। लेकिन जब कोई मामला ओपन होता है तो जरूर प्रशासन सख्त हो जाता है और आसपास जितने भी क्रिश्चियन स्कूल है उनकी जांच शुरू कर देता है। तो हालांकि मध्य प्रदेश में भी यही आलम है कि अब पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी क्रिश्चियन स्कूल है उनकी जांच की जा रही है कि कितने स्कूलों में हॉस्टल बनाए गए थे और कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं और वहां किस तरीके की पढ़ाई कराई जा रही है। बिल्कुल विवेक, किसी भी अधिकारी से आपकी बात हुई इस मसले को लेकर कि उन्हें क्या शिक्षा दी जाती है, जहां पर बच्चियां सिर्फ होती हैं, उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है? क्योंकि कई कैसे होते हैं कि माता पिता नहीं होते हैं, कईयों के ऐसे होते हैं कि माता पिता के बारे में जानकारी नहीं होती, कोई मुकबधिर होता है, कोई दिव्यांग होता है, तो ऐसे में वो अपनी बात रख ही नहीं पाते और उनकी बात रखने का उन्हें जरिया भी नहीं पता होता है, वो वहीं शोषित होते रहते हैं बच्चे। तो क्या इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था है कि आखिर वो अपनी शिकायत पहुंचा पाए या फिर निरीक्षण ऐसा होता हो? किसी अधिकारी से आपने जानकारी ली? मैं आपके पास लौटूंगा इसका उत्तर लेने के लिए। अनिल मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिल जी, जिस तरह से आंचल जो बाल गृह का जो मामला सामने आया, जहां पर बच्चियों को रख के, जो हिंदू बच्चे थे, बच्चियां थी और जो मुस्लिम बच्चियां भी थी, उन्हें मिशनरी स्कूल में ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा था, ये इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? देखिए, एक तो ये जो स्कूल चल रहा था ये अवैध था। ये गुप्तचर कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मांतरण के लिए कवच पहन लेते हैं, कोई स्कूल का पहन लेता है, कोई बाल सुगराज गृह का पहन लेता है जी। इन सब लोगों का उद्देश्य केवल हिंदू बच्चियों को बहलाना फुसलाना होता है। बिल्कुल सही बात है। और उसमें वो सहारा लेते हैं कि कुछ ईसाई बच्चे भी रख लेते, कुछ मुस्लिम बच्चियां भी रख लेते, ताकि किसी को शक और शंका ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। परंतु यह काफी लंबे समय से पूरे भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिलों में इस प्रकार का ईसाई मशीनरी ने अपना धर्मांतरण चालू कर रखा है। बिल्कुल, पर अनिल जी, आपको तो सब पता है, उसके बावजूद बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही। आप तो सारी चीजें बता रहे बड़ी बारीकी से कि सब जगह ऐसे कैसे करके काम होता है। देखिए, पार्टी अपने लेवल पर पूरी निगरानी रखती है, हमारी कई सामाजिक संस्थाएं निगरानी रखती हैं और उन सामाजिक जागरूकता के कारण ये किस आज सामने आया है, अन्यथा नहीं आता। किसी की जागरूकता के कारण आया है। और मैं आपको बताऊं कि संत आशाराम जी बापू धर्मांतरण पर भारत के एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने सबसे व्यापक काम किया और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से उनको जेल पहुंचा दिया गया। अब उस क्षेत्र में काम करने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन लोगों का काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि एक अनुभवी संस्था, वो आज संत जेल में पड़े हैं, उनको मार्गदर्शन देने वाले जेल में पड़े हैं। और ये तब भी जब कांग्रेस की सरकार थी। आप ये कह रहे हैं अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि आसाराम बापू निर्दोष थे और जेल में उन्हें पड़े हुए हैं? आशाराम जी धर्मांतरण पर रोक लगाने का कार्य करते थे। आप तो रिप्रेजेंट उन्हें ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बहुत बढ़िया इंसान थे। मैं उनको निर्दोष या दोषी होने का कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूं, परंतु कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता था उसकी तारीफ कर रहा हूं और करता रहूंगा। अच्छा, कोई भी संस्था, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संस्था की बात। इतना अच्छा काम कर रहे थे तभी जेल में? सर जी, इतना अच्छा काम कर रहे थे तभी वो जेल में? देखिए, वो किस वजह से जेल में है वो वजह अलग है, और आज हम धर्मांतरण में बात कर रहे हैं। आप क्या किसी व्यक्ति के सदगुणों को छुपा सकते हैं क्या? नहीं, तो सदगुण होते तो आप तो उनकी, आप क्यों यहाँ अच्छाई, किसी आरोपी की अच्छाई का बखान क्यों कर रहे हैं सर? नहीं होते थे क्या? देखिए, वजह किसी का भी कोई एक वजह भी जेल जाने की हो सकती है। कोई 138 में जेल जाता है, कोई 420 में जाता है। नहीं, वो जो गए हैं वो आप भी समझते हैं किस चीज के चक्कर में गए हैं? अरे, मैं उस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं क्या आज? नहीं, तो फिर आप टीवी स्क्रीन पर किसी आरोपी की यहाँ पे बड़ाई क्यों कर रहे हैं सर? आप ही बोलिए कि हाँ, हमारी सरकार या हमारे प्रशासन काम कर रहा है उस चीज के लिए। हम उनके सद्गुण की तारीफ कर रहे हैं जिस विषय पर उनने श्रेष्ठ काम किया। उनके अलावा कोई दूसरी संस्था नहीं कर रही क्या सर? उसका उदाहरण दे दीजिए आप।
उदाहरण बहुत है ना। हाँ, तो उनका दे दीजिए आप। कर रही है ना। मैंने आपको यही कहा कि हमारी संस्थाएं, वो अगर वो संस्थाएं जागरूक नहीं होती तो आज ये केस सामने नहीं आता। धर्मांतरण को रोक लगाने के लिए राष्ट्रवादी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। ठीक है। और इन लोगों को, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसके लिए संकल्पित है। ठीक है अनिल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। नीलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नीलम जी, जिस तरह से ये जो आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता हैं अनिल जी को, कितनी इनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, अनिल मूलचंदानी स्वयं अपने श्रीमुख से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बखान कर रहे हैं, चरित्र चिंतन कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति है जो बलात्कार, एक बच्चे से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, आशाराम जी। उनका चरित्र चिंतन करना, उनकी पार्टी में कभी देखा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अनिल मूलचंदानी कर रहे हैं। अनिल जी आपको बात रखने का मौका दिया गया है। अगर आप इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो उन्हें, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा सर। अरे तो वो नहीं हुआ तो उन पे कार्रवाई होगी ना सर, आप इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं सर? नहीं पर तो बीजेपी से जुड़े थे क्या? करेंगे तो हम संतों के ऊपर आरोप बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। कौन से संत सर? अरे किसी भी संत के ऊपर ये किसी प्रकार का आरोप। अरे तो वो वही संत सर आप ही की सरकार में जेल गए हैं सर। राम रहीम से लेके आसाराम बापू सर, ये संतों के संत कहां से हो गए सर? नहीं ये संत मत कहिए सर इन लोगों को। ठीक है सर। नीलम जी, संतों का अपमान कर रहे हैं ये कह के आप? नहीं छुपा सकते। नहीं संतों का अपमान कर रहे हैं ये कह के आप? संतों का नाम मत लीजिए आप यहाँ पर सर कि वो संत थे। नीलम जी, नीलम जी आप बात रखें। अनिल मूलचंदानी ने अपनी स्वयं का, अपनी पार्टी का क्षेत्र चिंतन खुलेआम कर दिया है। इस तरह ये एक बोलना चाहिए बच्चों का गलत। नहीं सर, वो टॉपिक हटा दीजिए सर। आसाराम जी के टॉपिक में डिस्कस भी नहीं करना चाहता यहाँ पर, वो टॉपिक हटा दीजिए। हम बच्चियों को लेकर कि जो ये संस्थाएं खुली हुई हैं, अनिल जी को सब कुछ पता है कि यहाँ पर ऐसे करके ऐसे होता है, फिर हमारी सरकार या हमारे एनजीओ जिन्हें सरकार फंडिंग करती है सिर्फ इसलिए कि वो निगरानी रखें, वो फिर क्या कर रहे हैं? देखिए अनिल जी इस तरह से आरोप लगा रहे, अपनी सरकार पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। तुमने स्वयं स्वीकार किया 18 साल से इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार आरोप पता नहीं किसका लगा रहे, ये कह रहे इस तरह घटनाएं होती रही आई है ट्रेल में भी, और इसका श्रेय बेचारे मैंने आसाराम बापू को दिया। उसमें विषय नहीं है, भाजपा सरकार में यही होता आया। सरकार की नाक के नीचे अवैध बाल संरक्षण आश्रम छात्रावास संचालित हो रहा है, बच्चियां गायब हो रही। मानव तस्करी के मामले में भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता। धर्मांतरण भी होने लगा, ये बड़ी वजह। कुल मिला के बड़ा केस, बड़ा गिरोह, बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। एनजीओ के नाम पर सरकार से पैसा लिया जा रहा है, कि एक गोरख धंधा चला जा रहा है, तो बच्चों का खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें गायब कर रहा है। कि उससे सही जांच होना चाहिए। पर दोषियों के नाम सार्वजनिक करते हुए उनके संरक्षणकर्ताओं का कर रहा हूँ, उनके संरक्षणकर्ताओं का नाम भी सार्वजनिक कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। भाजपा के शासनकाल में आप देखिए देश में 13 लाख महिलाएं लापता हुई है, गायब हुई है। एनसीआर की हालिया रिपोर्ट है जो अभी संसद में पेश की गई। ठीक है। उन्हीं महिलाओं का आज तक कोई पता नहीं चला। सर्वाधिक इसमें मध्य प्रदेश से, ये भी देखिए वो भी महिलाएं गायब हुई, तब पता नहीं चला। इन बच्चों का भी जानकारी पता लगना चाहिए बच्चा कहाँ जा रही है। मरी मूल कुछ तरह की बात लगातार इस तरह इस तरह के अनेक संरक्षण आश्रम में छात्रा हो रही है, वो स्वयं स्वीकार कर रहा है, कई सालों से हो रही है। ठीक है नीलम जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, बच्चों का मारपीट की घटना होती रही, की घटना होती रही, वो भी घटना लगातार पहले भी होती रही है। ठीक है अनिल जी, क्या इतना हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है कि कहाँ कितने ये जो बाल गृह हैं वो संचालित हो रहे हैं, कहाँ कितने बच्चे और बच्चियां हैं, बच्चियों के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं जब वेरिफिकेशन हुआ तो 11 बच्चे गायब मिली। हालांकि वो अच्छी बात थी कि वो अपने घर पर मिली, अगर कहीं और मिलती तो ये मामला कहां गायब हो गई, कहां गई, कहां एक्सपोर्ट कर दी गई, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आगे पीछे उनके कोई होता नहीं है ये देखने के लिए हमारी बच्ची कहां है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी आते ही जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है शासन प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, जिस प्रकार से सख्त कदम उठाए उसी का परिणाम था कि आप देखिए कि तत्काल और तुरंत कार्रवाई हुई और बच्चियां सुरक्षित मिली। इसमें ईश्वर की भी कृपा रही और ये रहता है कि कुछ न कुछ हम लोगों की जागृति का भी, सब लोगों का, सामाजिक लोगों का योगदान रहा है। परंतु हम आपको डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार मध्य प्रदेश की प्रत्येक जनता के लिए, प्रत्येक बेटे बेटी के लिए, मानव के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है और निरंतर काम करती रहेगी। और सही बात अनिल जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव है? नहीं जाएगा।
जी मॉनिटरिंग का कहीं ना कहीं अभाव है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और सख्ती से जांच हो रही है। और इसके पीछे अंदर और किन लोगों के हाथ है, कौन लोग इस षड्यंत्र के पीछे थे, उनको भी जहां भी बिलों में घुसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा, उनको जेल पहुंचाया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सख्त सरकार मध्य प्रदेश में आ चुकी है। ठीक है नीरव जी, एक विपक्ष में बैठे आप हैं तो विपक्ष का भी तो ये दायित्व बनता है कि अगर ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं तो सरकार की आंखें खोली जाएं। निश्चित रूप से हमारा दायित्व हम विपक्ष के लिए हम सवाल पूछेंगे। ये भी अनिल मूलचंदा जी कहा कि मोहन यादव की सरकार में बिल्कुल ये चुनाव में आगे चल रहा है। ये अभी इन्होंने ही कहा कि कई सालों से इस तरह घटना हो रही है, मतलब पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाक के नीचे, शिवराज जी सरकार के नाक के नीचे इस तरह के अवैध बाल संरक्षण आश्रम संचालित हो रहे, छात्रावास बन रहे हैं जहाँ से बच्चे गायब हो रहे हैं। मानव तस्करी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बार बार रिपीट कराऊं, धर्मांतरण की घटनाएं हो रही, बच्चों का यौन अपराध हो रहे, मारपीट की घटनाएं हो रही। ये 18 सालों से आपकी सरकार कर क्या रही थी? आपके नाक के नीचे आप एनजीओ के नाम पर आप इन्हें पैसा भी दे रहे हैं, ये कैसे फल घूम है? अरे इस पर किसका संरक्षण है, किसका वृहद हस्ते क्यों जांच होना चाहिए? इनके नाम पे ठाव नहीं होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, अनिल जी और नीलम जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना। जाहिर सी बात है इच्छा शक्ति इसमें चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए। जिन एनजीओ को हम बैठे बिठाए खिला रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन पे नकेल कसने की जरूरत है? निश्चित तौर पर इस तरीके के जो स्कूल हैं या जिस तरीके की संस्थाएं जो चल रही हैं, उनकी अगर प्रॉपर तरीके से समय समय रहते हुए बच्चों से अधिकारी या कर्मचारी मुलाकात करें और 1 to 1 चर्चा करें। खासतौर पर क्या होता है, ज्यादातर निरीक्षण तो किए जाते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी उन्हीं शिक्षक के साथ करते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को पहले से ही तैयारियां उनकी निकल ली जाती है कि उनसे क्या कहना है। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे किसी तरीके के सवाल करता है तो उन्हें क्या जवाब देना है, इसके लेकर भी प्रशासन जो है स्कूल वाले ये तैयारी करके रखते हैं। तो जब बच्चे के साथ उनके अधिकारियों के साथ जब दौरे होते हैं स्कूलों के, तो हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब कोई सामाजिक संस्था इस तरीके से पूरे मामले का जब खुलासा करने के लिए पहुंचती है, तो जब सामने एक एक बच्चा जब निकलता है तो धीरे धीरे पूरी परत के परत ये पूरे आंकड़े खुलते जाते हैं कि आखिरी स्कूल किस तरीके की यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसा ऐसे मामले राजधानी भोपाल बिल्कुल विवेक, जिस तरह से ये संस्थाएं, ये एनजीओ सरकार के द्वारा या हमारा प्रोत्साहन उन्हें इसलिए होता है कि जिन बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं है या फिर जो दिव्यांग है या मुख बधिर हैं, हम उन्हें एक अच्छी शिक्षा देके मुख्य धारा में जोड़ सकें, उन्हें ये एहसास दिला सकें कि हम उनके साथ हैं अगर उनका कोई नहीं है तो। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, अगर किसी बच्चे के साथ खुदा न करे कुछ उसके साथ हादसा होता है, उसके माता पिता नहीं होते हैं या बच्चा खो जाता है और यहाँ पर एनजीओ पहुंचाया जाता है, तो उसका जीवन और नरकीय बना दिया जाता है क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती है। यह कहीं ना कहीं उस बच्चे के जीवन पर बहुत बुरा असर डालता है। कल को जाके जब उसका बचपन इन गतिविधियों से होकर गुजरता है तो उसके जो बड़े होने पर जो बौद्धिक विकास है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और उसके दिमाग में अतीत की बहुत सारी बातें होती हैं जिससे उसका आने वाला जीवन भी खराब होता है। यह जरूर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखने वाली होगी इस प्रकार के बाल गृहों पर आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। जो एनजीओ इस प्रकार के बाल गृह के लिए तय किए गए हैं या फिर मॉनिटरिंग करने के लिए तय किए गए हैं, उन पर आखिर क्या कुछ नकेल कसी जाती है जिससे व्यवस्था सुधर सके और बच्चों का जीवन सुधर सके, ये देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।